गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट। हम पार्ट 1 इसमें पढ़ चुके हैं। आज जो हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं उसका पहला टॉपिक है फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। मतलब इसमें क्या होता है बच्चों कि एक एनिमल दूसरे एनिमल पे या प्रोड्यूसर्स पे डिकम्पोजर्स पे डिपेंड होते हैं अपने काम के लिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इससे आपने देखा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो डियर खाते हैं, और डियर को कौन खाता है? लायन। तो इसी को हम बोलते हैं फूड चेन, जिससे आपको पिक्चर से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। फिर ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर। तो ग्रास होपर क्या हुआ? कंज्यूमर। जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंज्यूम कर रहा है, और वो कैसा कंज्यूमर होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसको कौन खाएगा? फिर उसको खाएंगे हमारे बर्ड्स, खाएगा ग्रास होपर को, है ना। वो क्या होते हैं? हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर बर्ड को कौन खाता है? स्नेक्स खाते हैं। स्नेक्स को कौन खाता है? आउल्स खाते हैं, है ना। ये ईगल खाती हैं। ये क्या होते हैं? प्रीडिएटर्स। प्रीडिएटर्स कौन होते हैं? जो लास्ट में हमारा वो चीज़ खा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये था हमारा फूड चेन। क्या था? फूड चेन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। पहले फूड वेब के बारे में। व्हाट इज़ फूड वेब? देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। फूड वेब मतलब जो रेट है वो प्लांट्स पे डिपेंड है, रैबिट भी प्लांट्स पे डिपेंड है, गोट भी प्लांट्स पे डिपेंड है। यानी कई सारे जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो एक ही वो एक ही किसी उस पे प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। ठीक है, फिर उस रेट को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा, आउल खाएगा, वाइल्ड कैट खाएगी, है ना। फिर उसी तरह रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स खाएगा, या गोट भी खाती है हमारे उसको, प्लांट को। ठीक है, और फिर इनको कौन खाते हैं? सब लॉयन। ये लॉयन किसको खाता है? इन सबको। तो आपको जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये एक वेब जैसा बन रहा है। ठीक है, एक जाल जैसा बन रहा है, और इसी को हम बोलते हैं फूड वेब। आगे पढ़ेंगे हम 10% लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, energy gets transferred at each topic level is only 10% of the energy available at previous level। देखिए, समझते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए एक प्लांट क्या कर रहा है? सन से 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, वो क्या करेगा? से गोट उसमें से उसको खा लेती है, ग्रास को खा लेती है। तो वो जो गोट में एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, वो जो एनर्जी उसने सन से ली है, ठीक है, उसका केवल 10% ही गोट को देगा। 1000 का 10% क्या होगा? 100, राइट। ठीक है, और वो उसमें से 10% फिर गोट को कौन खाएगा? हमारा लायन। ठीक है, और लायन क्या करेगा? लायन जब गोट को खाएगा तो वो केवल 100 का 10% यानी 10 किसको देगा? लायन को देगा। और बाकी जो 9 जूल्स होगा, बाकी का जो परसेंट होगा 90 जूल, वो क्या हो जाएगी? एनवायरनमेंट पे एनर्जी लूज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम 10% लॉ। इसका मतलब हम जो भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, किसी भी एनवायरनमेंट से या हम कहीं से भी जो भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, हम केवल उसका 10% ही एनर्जी हम इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी एनर्जी एनवायरनमेंट से कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, और किसी भी प्रीवियस लेवल तक, तो केवल वो जो एनवायरनमेंट होगा या आप जो होंगे, जो भी आपने एनर्जी ली एनवायरनमेंट से, केवल आप उसका 10% ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है 10% लॉ। आगे देखते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंस एट ट्रॉपिक लेवल। अब देखिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब
जैसे आपने देखा है कि पॉल्यूशन के कारण हमारे जो हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है ना। क्यों? क्योंकि जो केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं या किसी वजह से भी, ठीक है ना, वो सब क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक इज ओजोन। व्हाट इज ओजोन? इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ द 3 ऑक्सीजन एटम्स O3। क्या होता है? जब 3 ऑक्सीजन एटम जुड़कर O3 बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं ओजोन। तो ओजोन को फार्मूला क्या होता है? O3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इट इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर्स दैट इज़ अ लेयर ऑफ एटमोसफेयर। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, कुछ लेयर्स मैंने आपको दिखा भी रखी है पिक्चर के द्वारा। जैसे पहली लेयर दे रखी है ट्रोपोस्फेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर्स, मेसोस्फेयर्स, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये उन ऑक्सीजन से फॉर्म होते हैं जो हमारी कौन सी लेयर में होते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर्स में। ठीक है, यानी सेकेंड लेयर में होते हैं। Ozones is formed when UV rays in our upper atmosphere split oxygen atom to protect the ozone from us ultraviolet radiations, as it does not allow ultraviolet radiations to enter Earth atmosphere that if enter into Earth may be harm us in many ways। अब क्या होता है बच्चों कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है वहाँ पे क्या होता है? सन से हमारी यूवी रेज आती है। यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, सन 3 प्रकार की रेज को सन क्या करता है? 3 टाइप्स ऑफ रेज को एमिट करता है। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, जिसमें होती है लाइट रेज, हीट रेज और थर्ड वन इज यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। अब जब अल्ट्रावायलेट रेज इस अपर लेयर, अपर ओजोन पर जब पड़ती है, यानी अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर पे पड़ती है, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को स्प्लिट अप कर देता है, ऑक्सीजन को तोड़ देता है। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन को तोड़कर वो कुछ इस प्रकार बॉन्डिंग करता है कि वो क्या बनते हैं? O3। ठीक है, उसका एक फार्मूला बनता है O3, और O3 को ही हम बोलते हैं ओजोन। अब O3 का काम क्या होता है? अगर वो चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में बन रही है तो इट मीन्स उसका इन्वायरमेंट में कोई ज़रूरत होगी, है ना, कोई काम होगा तभी वो बन रहा है। अब देखिए, जो यूवी रेज होती है वो हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है, रेज जो होती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए या हमारे अर्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। ठीक है, हार्म करती है वो हमारे को। ठीक, और ओजोन लेयर का काम होता है कि वो उन अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करे? रोक कर रखे और अर्थ के अंदर, अर्थ में एंटर ना होने दें। अब हम देखेंगे कि क्या क्या नुकसान होते हैं ओजोन्स के कारण। चलिए पढ़ते हैं। दे मे रेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। देखिए, जब क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारे अर्थ में एंटर होगी तो वो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको धीरे धीरे इंक्रीज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग। यूवी रेज के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग्स भी होती है। इट कॉज डिसऑर्डर, इट कैन कॉज आई डिसऑर्डर एंड स्किन डिसऑर्डर। मतलब वो स्किन डिसऑर्डर भी करता है, आई डिसऑर्डर भी करता है। यूवी रेज क्या होती हैं? हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं और वो हमें कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार भी बनाती हैं। और ओजोन क्या करता है? ओजोन उस चीज़ को हमें क्या करता है? ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचा कर रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक हमारा ओजोन डिप्लेशन। अब देखिए क्या हो रहा है? हमारे इन्वायरमेंट में दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन की इंक्रीजमेंट हो रही है ना, पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारा ओजोन लेयर पे भी पड़ता है, और धीरे धीरे हमारी ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है, पतली होती जा रही है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। The thinning of ozone by air pollution is called ozone depletion। ओजोन लेयर का थिनिंग होना यानी पतला होना ही हमारा ओजोन डिप्लेशन कहलाता है। फॉर दिस सम सिंथेटिक केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल लाइक
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब किसके कारण होते हैं ओजोन डिप्रेशंस? कुछ सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, सिंथेटिक यानी मैनमेड केमिकल्स होते हैं, जिनके कारण ओजोन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब जैसे उनमें से एक बहुत फेमस केमिकल है जिससे ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कहाँ यूज़ होता है? दैट इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। जो रेफ्रिजरेटर्स में जो गैस भरी जाती हैं, कंडीशनर्स में जो गैस भरी जाती हैं, वो क्या होता है? हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होता है। और इसका सबसे ज़्यादा हमारा असर होता है ओजोन लेयर पे। ठीक है, देखिए ये होता है, मान लीजिए ये हमारी ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, जो कि हमारी यूवी रेस को क्या कर रही है? अंदर आने से रोक रही है। अब जो CFC जो होती हैं, या CFC जो भी मैंने आपको बताई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या कारण होता है ओजोन लेयर के डिप्रेशन का? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं? ये ओजोन लेयर को क्या करते हैं? ऐसे ऊपर ले जाते चलते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे गैप बन रहा है इसमें। अगर ये हमारी यहाँ से ऊपर होता चला जाएगा तो जो हमारी थिकनेस है ओजोन लेयर की, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, आपने सुना भी होगा बीच में अंटार्कटिका में क्या हुआ था? ओजोन लेयर में माइन्यूट सा होल आ गया था, बहुत छोटा था, 1 mm कुछ था, पर हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, वो लेयर इतनी बड़ी है, तो वहाँ पे एक छोटा सा छेद भी बहुत बड़ा मायने रखता था। तो जिसकी वजह से आपने देखा भी है कि अब जो कैंसर जैसी बीमारी है, जो पहले नहीं हुआ करती थी, बहुत कम लोगों में हुआ करती थी, पर आजकल ये एक नॉर्मल डिजीज़ है ना? कि आजकल बहुत सुनाई देता है कि किसी को कैंसर है, किसी को स्किन कैंसर है, किसी को किसी प्रकार की स्किन डिसऑर्डर है। वो किस वजह से? क्योंकि हमारी धीरे धीरे जो ओजोन लेयर है, वो उसकी थिकनेस कम होती चली जा रही है। और किसकी वजह से हो रही है? CFC की वजह से। अब क्या है? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ अरेंजमेंट मेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन to freeze the production of chlorofluorocarbon and make use of some alternative sources। अब क्या है? जैसे कि आपको पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे ज़्यादा असर हमारे ओजोन लेयर पे पड़ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप उठाया गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं नेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट्स द्वारा कुछ स्टेप्स उठाए गए कि जिससे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हम अल्टरनेटिव सोर्स हम यूज़ करें, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के जो यूजेस हैं कम कर दें और अल्टरनेटिव केमिकल्स यूज़ करें हमारे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स जैसी चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये हुआ था, इट वॉज डन इन 1987। और ये जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था वो 1987 में बनाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? यूनेप के द्वारा। यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स। मतलब ये नेशन जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं उसकी बारे में देख रेख करते हैं। ठीक है, तो ये यूनाइटेड है नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स में। अब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? CHF यूज़ कर सकते हैं और PHS यूज़ कर सकते हैं। इसके क्या है? इनके जो हमारे डिसएडवांटेजेस होंगे वो बहुत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मुकाबले बहुत कम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गार्बेज। गार्बेज क्या है बच्चों? गार्बेज यानी कूड़ा। ठीक है, वेस्ट मटेरियल, डोमेस्टिक वेस्ट हो सकते हैं वो हमारे। ठीक है, क्या प्लास्टिक वेस्ट हो सकते हैं, राइट? इट इज़ रिफ्यूज ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड फूड अलॉन्ग विद अदर डोमेस्टिक वेस्ट। मतलब जो हमारे फूड का या फ्रूट्स के जो भी वेस्ट होते हैं जैसे छिलक वगैरह, ठीक है, या अदर डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? गार्बेज। It is considered waste as these are certain method for dispersing the waste, right waste। अब क्या है? अब वेस्ट भी हमारे बहुत तरह तरीके के होते हैं और इनको डिकम्पोज करने के लिए भी अलग अलग मेथड होते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हमारे वेस्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल।
9 बायोडिग्रेडेबल में ऐसे वेस्ट आते हैं जो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो वेजिटेबल वेस्ट होता है जिसको हम किचन वेस्ट कहते हैं मेनली, वो हमारा डिकम्पोजेबल होता है। ठीक, और सेकेंड होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसको क्या करना है, उसको वो ऐसे वेस्ट जो होते हैं जो हमारे मतलब डिकम्पोज नहीं होते, काफ़ी लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ऐसो को बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब देखते हैं वेस्ट को डिस्पोजिंग करना कैसे किया जाता है वेस्ट को। ठीक है, लैंडफिल्स। अब आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि जो वेजिटेबल वेस्ट जो होता है या जो किचन वेस्ट होता है वो हमारे मेन्यूज बनाने में काम आता है ना। तो खाद जो डलती है खेती वगैरह में, उन चीज़ों को बनाने में काम आता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, हम कंपोस्ट बना सकते हैं जिसमें उनको कंपोस्ट पिट्स बना सकते हैं, उनको उसमें कंपोस्ट कर सकते हैं। बर्निंग एट हाई टेम्परेचर इनिशिएशन, अब उनको या फिर जो हमारे वेस्ट हैं उनको जला सकते हैं, पर जलाना क्या है, राइट डिस्पोजिंग मेथड नहीं है। वाई? बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन, इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है ना। नेक्स्ट, जो हमारे किचन वेस्ट होते हैं उनसे अभी मैंने आपको बताया कि हम बायोगैस या फिर मैन्यूर्स बना सकते हैं। तो ये था हमारे आज का लास्ट टॉपिक, और ये चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।